हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना देखने वाले हैं जो अपने आंदोलन चल रहे थे उनमें से जो अपना नेक्स्ट आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम लोग अभी कई सारे आंदोलन जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए यहाँ पे कि इससे पहले जो जो आंदोलन पढ़े हैं उनके नाम, ठीक है। चाहे वो किसान आंदोलन का हो, स्वयं जितने भी स्व सहायता समूह या मतलब कि इसमें राजनीतिक रोल नहीं रहता था, वो जितने भी संगठन बनाए गए हैं उन सबके जल्दी जल्दी नाम बताइए। 2-3 हमने पढ़े हैं और आप लोग यदि कल की क्लास देखे होंगे तो बेशक आपको पता होंगे। अब यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, नर्मदा आपकी क्या है, एक रिवर है, ठीक है। यानी कि एक हमारी ये नदी है। और यहाँ पे यदि बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने यदि ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ड्रेनेज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो नर्मदा नदी है यहाँ की कहाँ की प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, ठीक। यहाँ जो प्रायद्वीपीय नदियों में से एक तो आती है इंडिया की, आपको पता है कि सारी नदियाँ जो है ना ये कहाँ से ऐसे जाती हैं, सारी नदियाँ यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। जो नदियों का उद्गम स्थल है, आपको पता है कि देखिए हर एक चीज़ का मैंने कल भी आपको समझाया था कि जियोग्राफिकल रीजन बहुत बड़ा मैटर करता है यहाँ पे, कि जैसे नदियों का उद्गमन हो रहा है, ठीक है, नदियाँ उद्गमित हो रही हैं। तो सीधा सा फंडा ना, आप कभी मत पढ़िए, बस इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि नदियों का ओरिजिन जो होगा हमेशा ऊपरी क्षेत्र से ही होगा। दैट मीन्स धरती से उठा हुआ भाग जो होगा, जैसे हिमालय पर्वत हो गए आपका, वहाँ से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। आपका ये पश्चिमी घाट वाला जो है ना, यहाँ पे भी कुछ पर्वत पठार है, यहाँ से नदियों का ओरिजिन हो रहा है। चाहे आपका वो त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे महाबलेश्वर हो, जो ये आपकी कावेरी नदी निकलती है, दामोदर नदी निकलती है, ये सारी नदियाँ, ठीक है। तो इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, एक पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से ही होता है, यानी कि धरती से ऊपरी भाग से। ये बात आप कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर रखिएगा। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि नदियाँ कहाँ से आती हैं। मान लीजिए हिमालय जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो भी अरब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएंगी, यानी कि मैंने आपको अभी क्या बताया, पश्चिम से पूर्वी की ओर जाती हैं। इधर प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी भी है, कावेरी है, दामोदर है, त्र्यंबकेश्वर, ये जितनी भी नदियाँ आ रही ना आपकी, कहाँ पे ये जाके मिल रही हैं, ये भी अरब यहाँ पे आपका मिल रही हैं, किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती एमपी से निकलने वाली दो नदियां हैं, जो कि ये कहाँ पे जाके मिलती हैं। तो तापी भी आपकी एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और नर्मदा भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और तापी बैतूल से, ठीक है। ये आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे यदि मैं इंडिया की बात करूँ तो ये मान लीजिए आपका इंडिया बना, ठीक है। इसमें से सॉरी, यहाँ से ये इसको कैसे छोड़ सकते हैं, तो इधर से ये इंडिया आता है आपका, यहाँ पे बीच में आया आपका, बस एक ओवर मोटा मोटा हिसाब रखिए, इंडिया का मैप ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्लाइड छोटी है सो बन नहीं पा रहा है। इसमें क्या है, ये एमपी है, एमपी से यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, सारी नदियाँ इधर जा रही, इधर की भी, इधर की भी। कुछ यहाँ की नदियाँ जो हैं एक दो यहाँ आती हैं अरब सागर में, बाकी कहाँ से जा रही हैं, पश्चिम से पूरब। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी है जो कि दो पहाड़ों के बीच से जाती है। सबसे बड़ी बात, एक आपका है विंध्याचल पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। इन दोनों पर्वतों के बीच से जाती है, यानी कि रिफ्ट वैली बनाती है, ये भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए जाती है। और अपने मुहाने पर ये क्या नहीं बनाती है, अपने मुहाने पर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पे आके, यहाँ पे मुहाने पे जो भी डेल्टा, ये सारी नदियाँ बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र से जा रही हैं, यहाँ से सारे अवसाद बहा के ले जा रही हैं। डेल्टा किसे कहते हो आप, कि जो जितना भी क्षेत्र यहाँ से बहा के ले जा रही हैं, यहाँ कहीं पे यदि थोड़ा सा भी अवरोध मिला तो वो अवशेष जितने भी है, मिट्टी धूल कंकड़, वो सारे यहाँ जम जाएंगे, ये डेल्टा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये पहाड़ों के बीच से जा रही हैं, कुछ ऐसा इनको बहा के ले जाने के लिए है नहीं, इसलिए ये क्या बनाती है, अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, या कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो नर्मदा और तापी। प्लीज इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब खैर आते हैं अपने चैप्टर में। मैंने रिवर के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात बता दी, क्योंकि यदि बात आई है तो ऑब्वियसली किसकी बात कर लेनी चाहिए। और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो भी आप जब नदी पढ़ेंगे वो सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या यहाँ पे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ
कि ये जो सभी सामाजिक आंदोलन जिनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा यहाँ पे, और देश में आज़ादी के बाद अपनाए गए आर्थिक विकास के मॉडल पर सवालिया निशान, पहले वो नियोजित विकास की बात की गई थी, ठीक है। इनमें से क्या हुआ कि लोग सवाल उठाते रहते थे कि मतलब क्योंकि कोई भी 100% सक्सेस नहीं हुआ था। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इनिशिएटिव लिए गए वो 100% सक्सेस नहीं हुए, और आज भी 100% सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि एक और जहां चिपको आंदोलन ने इस मॉडल में निहित पर्यावरणीय विकास के मुद्दे को सामने रखा, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ कि किसानों ने कृषि क्षेत्र की अनदेखी पर रोष प्रकट किया। और इसी तरह से क्या हो गया कि जहां दलित समुदायों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां उन्हें जन संघर्षों की ओर ले गई, और वहीं ताड़ी बंदी आंदोलन के विकास के नकारात्मक पहलुओं की ओर इशारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ताड़ी बंदी, अभी आपने देखा था कि शराब के लिए क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था, महिलाएं कर रही थी, कहाँ पे कर रही थी, दक्षिण भारत में कर रही थी, किस तरीके का कर रही थी, मतलब कि उनका मेन मकसद क्या था, बाद में क्या क्या उनकी डिमांड्स बढ़ने लगती हैं कि हमारी घरेलू हिंसा होती है, दहेज प्रथा के कारण प्रताड़ित किया जाता है, तो सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। और जब बढ़ने लगती हैं तो पहले 1-2 गांव शामिल थे, धीरे धीरे सारे गांव की महिलाएं शामिल होने लगती हैं, और एक बहुत बड़ा ये विस्तृत रूप ले लेता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी आंदोलन हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो हुआ, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे बनी हुई है, नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पहले इसे नोट कर लीजिए। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कहाँ पे है, वो नर्मदा नदी पे है, ठीक है, सरदार सरोवर बांध। इसमें हुआ क्या कि 8वें दशक के प्रारंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी के में विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली ये नर्मदा नदी, कहाँ से, मध्य प्रदेश में ओरिजिन होता है, और यहाँ से ये एक बहुत लंबा भाग मध्य प्रदेश में इसका बहता है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ का टच करता महाराष्ट्र का, और आगे थोड़ा सा ये इधर का इतना पार्ट टच करती है ये गुजरात का, ठीक है, फिर सीधे अरब सागर में जाके मिलती है। तो इनमें क्या हुआ कि जब ये कितने राज्यों से जाके जा रही है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जियोग्राफी का वेटेज आपका यूपीएससी में भी काफ़ी होता है, हर एक स्टेट पीसीएस में जियोग्राफी, पॉलिटी या जो आपका इन्वायरमेंट होता है, इनका पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, वेटेज बहुत होता है, ठीक है। तो इनको प्लीज़, और ये नदियाँ वगैरह से बखूबी क्वेश्चन आते हैं। कितने राज्य में है ये, 3 राज्यों में, कौन कौन सा है, एमपी में सर्वाधिक है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका गुजरात है। अब इनमें क्या होता है कि जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। देखिए मतलब पूरे जितनी भी इसकी लंबाई है ना, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे तो ये बातें कर दी गई कि 30 बड़े बांध होंगे, 135 क्या होंगे यहाँ पे, मझोले, यानी कि बड़े से कम थोड़ा होंगे, और 300 कुछ छोटे छोटे बांध बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। और गुजरात के सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर बांध के रूप में 2 सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्धारण किया गया। कहाँ पे, गुजरात में सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम के पास ही वहाँ पे सरदार सरोवर जो आपके सरदार पटेल जी हैं, उनकी जो मूर्ति है स्थापित की गई, वर्ल्ड की जो सबसे मतलब कि लंबी मूर्ति है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात में ही है, क्योंकि नर्मदा नदी गुजरात तक जाती है। और इसमें मध्य प्रदेश में क्या था, नर्मदा सागर बांध के रूप में ये 2 बड़ी परियोजना सामने आती हैं। पूरी घटना को समझिएगा कि आंदोलन हुआ क्या था एग्जैक्टली। पहले ये डाटा आपको पता है कि 30 बड़े, 135 मझोले और 300 सबसे छोटे बांधों का निर्माण करने की बात की गई थी। अब इनमें से क्या हुआ आपका कि नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला। अब क्या हो गया कि इसके बचाव में ऑब्वियस है कि प्रदूषण वगैरह वगैरह इनसे बहुत ज़्यादा फैलता, बांध बनते या बने भी हैं अभी, तो इनसे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैलता है, और इससे लिए आंदोलन शुरू हुआ। और इस आंदोलन ने बांधों के निर्माण को विरोध किया, और नर्मदा बचाओ आंदोलन इन बांधों के निर्माण के साथ साथ देश में चल रही विकास परियोजना के औचित्य पर भी सवाल उठाता रहा। हालांकि बांध बनते हैं, ठीक है, लेकिन जितने ज़्यादा अभी इसमें दिखाया जा रहा, बताया जा रहा, कितने प्रस्ताव रखा गया था, खैर कुछ सुधार होता है, लेकिन बात ऐसा नहीं कि फिर बनाते नहीं बोलो। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत
एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। और बांध समर्थकों का क्या कहना था यहाँ पे कि इसके निर्माण से गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से सहित 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ऐसा कौन कहती थी? ऐसा कह रहे थे जो इसके समर्थक थे। किसके समर्थक थे? जो ये बांध वांध बनाने की बात की गई थी, इसके जो समर्थक थे वो ऐसा कह रहे थे कि भैया आपको तीनों स्टेटों को बिजली भी मिलेगी। बिजली कहाँ से उत्पन्न की जाती है? बांध बनाए जाते हैं, वहाँ से बिजली आपको पानी से मिलती है, कोयले से बिजली मिलती है। कोयला इतना कितना खनोगे आप? आपको पता है ना कि जो खनिज है हमारे अंदर, धरती के अंदर, यहाँ पे उसका बनने में बहुत मतलब बहुत वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल में कुछ बनता है। तो मतलब कि उसका खनन करते जाएंगे तो वो तो एक टाइम बाद समाप्त हो जाएगा। और खनन करने के बाद भी यदि बिजली उत्पादित कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि क्या होगा वहाँ पे कि बिजली तो हमें मिल रही है लेकिन जो प्रदूषण फैल रहा वो भी एक दिक्कत है। पानी से बिजली बनाई जाती है, आप सबके यहाँ बिजली जो आ रही है वो पानी से ही बिजली बन रही है। किससे बन रही है? यही जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं यहीं से बिजली बनती है, ठीक है। तो इनका कहना क्या था कि तीनों ही स्टेटों को क्या मिलेगा यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छे तरीके से इनका सिंचाई के लिए भी सारे काम होंगे। और मतलब हम इनके भले के लिए ही कर रहे हैं। सीधा से ओवरऑल मतलब यही था कि हम इनके भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कृषि उपज में ये बोल रहे थे कि बढ़ोतरी भी होगी। बांध की उपयोगिता इस बात से भी जोड़कर देखी जा रही थी कि इससे बाढ़ और सूखे की आपदाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। यानी बांध बनेंगे तो पानी हम क्या कर सकते हैं, कभी सूखा आया तो पानी छोड़ देंगे, पानी यहाँ पे अच्छा खासा हम स्टोरेज करके रखेंगे। कभी सूखा है तो मतलब पानी उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन कभी बाढ़ आ गई तो वो डैम बंद करके रखा जाएगा कि कहीं दूसरा इलाका बह ना जाए। और अभी हाल फिलहाल में एमपी की जो हालत हो रखी है, अभी तापी रिवर जो है उसके डैम कुछ खोले गए, ठीक है। 2-3 गेट तापी रिवर में जो डैम बने थे तो उनके गेट जो हैं वो खोले गए हैं, आप देख सकते हैं, मतलब न्यूज में दिखा रहा था। तो देखेंगे कि खोले क्यों गए, पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके खोले हैं कि पानी कहीं ना कहीं, मतलब उससे इतना ज़्यादा ये भी नहीं था कि चलो बाढ़ ही आ जाएगी। हाँ, ये था कि थोड़ा सा वो पानी करें, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब इसमें बताया जा रहा था कि इसके प्रॉफिट हैं, और प्रॉफिट है भी लेकिन नुकसान भी हैं। अब इसके आगे क्या हुआ कि ये तो बता दिए कि भैया आप दोनों तरीके की आपदा से बच जाओगे। प्रस्तावित बांध के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांव डूब के क्षेत्र में आ रहे थे। कितने? 245 गांव कि यदि बाढ़ आई तो डूब जाएंगे। और अतः क्या हुआ कि यहाँ पे प्रभावित, आप देखेंगे जो इसमें दिया गया है कि गांवों के करीब 2.5 लाख लोगों ने क्या किया कि लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उठाया। और इन गतिविधियों को एक आंदोलन की शक्ल यानी कि 88 से 89 के दौरान मिली। और जब कई स्थानीय स्वयंसेवी जो थे आपके और संगठनों ने क्या किया, खुद को नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में गठित किया। दिक्कत आ क्या रही थी, इनको ये नहीं था कि नर्मदा का पानी खत्म हो जाएगा या उसकी ज़्यादा दिक्कत होगी। ज़्यादा दिक्कत ये थी कि अभी जाएंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ से अभी इन्हें थोड़ा सा जाना था, ठीक है, दूर जाएंगे तभी बन पाएगा। तो कम से कम नहीं, लाखों लोगों को वहाँ से विस्थापित करने की बात की जा रही थी। 245 गांव, समझ सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो अब ये कह रहे थे कि भैया अब तो दिक्कत है, हम जाएंगे कहाँ। और अब जैसे कि जो जिस जगह पे रह रहा वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम जिस भी जगह पे रह रहे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि आगे हमें कोई रास्ता और है नहीं। अब इसके बाद ये विवाद और जो संघर्ष था, जरा इसको देख लीजिए कि आखिर क्या क्या होता बाद में। तो जो नर्मदा आंदोलन था अपने गठन की शुरुआत से ही सरदार सरोवर परियोजना को विकास परियोजना के बृहत्तर मुद्दों से जोड़कर देखता रहा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कहते रहे कि विकास, हम विकास कर रहे हैं, और भी ऐसे कि बिजली मिल रही है आपको, पानी मिल रहा है, अच्छे तरीके से पानी का यहाँ पे अच्छे तरीके से हम सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो वो एकदम से ये बता रहे थे कि ठीक है, काफ़ी अच्छा मुद्दा है ये, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा इनिशिएटिव है, इससे फ़ायदा ही होगा। और यह आंदोलन विकास के मॉडल और उसके सार्वजनिक औचित्य पर सवाल उठाता रहा है।
आंदोलन की एक मुख्य दलील यह रही है कि अब तक की सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए। जो आंदोलनकर्ता थे वो क्या कह रहे थे कि जितना भी अभी तक खर्च हुआ ना, प्लीज हमें उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दो आप। जितने भी आपने ये सारे विकास परियोजनाएं चलाए हैं, इतना मतलब पॉसिबल थोड़ी ना था कि दे देंगे। खैर ना, तो इन्होंने कहा कि हमें चाहिए जितना भी आपने किया अभी तक उसका ब्यौरा चाहिए, कितना खर्चा आप लगाते हो। अब दिक्कत थोड़ी तो और ही सामने आ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि अब सभी जो विकास परियोजनाओं का खर्चा का जब इन्होंने विश्लेषण मांगा, तो आंदोलन के अनुसार परियोजनाओं के लागत विश्लेषण में इस बात का जायजा भी लिया जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों को इन परियोजनाओं का क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आंदोलन के नेतृत्व ने जो यहाँ पे लीडरशिप थे, तो इसमें क्या हुआ कि इस बात की और ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का जो लोगों के पर्यावरण यानी कि पर्यावास, सजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। जब उनसे ये मांगा गया कि भैया आखिर दिक्कत किसे हो रही है, तो ठीक है, हमारे आवासीय जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी दिक्कत हो रही, ये तो पानी में ही खड़े लगता, ठीक है। और उसके बाद इसमें बताया गया कि जो भी उनकी आजीविका के साधन थे, नर्मदा से वो मछली वगैरह पकड़ लेते थे, मतलब उस नदी से काफ़ी ज़्यादा उनका चल रहा था, व्यापार वगैरह भी चल रहा था अच्छा खासा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अब उनकी दिक्कत बढ़ रही थी, इसीलिए तो वो आंदोलन कर रहे थे ना कि हमारा व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, बंद हो जाएगा। और शुरुआत के में क्या हुआ कि आंदोलन ने यह मांग रखी कि परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास किया जाए। आंदोलन के लोगों ने इन महाकाय विकास परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परियोजनाओं की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी होनी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि आपने हमारे इलाके में आप कर रहे हो, चिपको आंदोलन में हुआ, वजह थी कि इनसे कुछ नहीं पूछा गया, इन्हें अधिकार नहीं दिया गया जब ये मांगने गए। लेकिन जो अदर आते हैं बाहर के, उन्हें अधिकार दे दिया जाता है। बाहर की इन द सेंस कि विदेशी कोई नहीं आ रहा, मतलब कोई बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो मांगते हैं, उन्हें दे दिया जा रहा है, परमिशन उन्हें दे दिया आपने कि चलो जाओ काट लो। लेकिन हम स्थानीय लोग हैं, हमारा यहाँ से जीवन यापन चल रहा है और हमें ही आप नहीं दे रहे हो। यही हाल नर्मदा का भी हुआ था कि जो नर्मदा के आसपास रहने वाले लोग थे, उनसे उनका रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे आराम से निकल जा रहे थे, लेकिन इनसे तो कुछ पूछा गया नहीं। सारी चीज़ें क्या हुई कि उन्होंने अपने में सोच लिया, अपने में कर लिया, इन्हें बताया भी नहीं गया था। तो इनका यही कहना था कि हमें क्यों इन्वॉल्व नहीं किए हो आप, हर जगह हमारी है, रह हम यहाँ रहे हैं, तो सोचना चाहिए था ना कि यदि आप ऐसा करते हो तो यहाँ के लोगों का क्या होगा, क्या खाएंगे वो, कहाँ जाएंगे वो। तो इनका ये मानना था और ये मांग ही थी उनकी, और इसीलिए ये आंदोलन ही कर रहे थे कि नर्मदा नदी के साथ इतने छेड़छाड़ आप कर नहीं सकते हो, और जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। यही बात आपको याद आ रही हो तो चिपको आंदोलन में कहा गया था आंदोलनकारियों के द्वारा कि भैया जल, जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन ये नहीं छीनने देंगे हम। और क्या हुआ, यहाँ पे उसमें भी सफलता उन्हें मिली थी। और यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो बताए कि प्राकृतिक संसाधन उनके प्रभावी नियंत्रण में होने चाहिए, आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठाया कि लोकतंत्र में कुछ लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों को नुकसान क्यों उठाना चाहिए। और इस तरह के सवालों से जूझते हुए आंदोलन ने अंततः पुनर्वास की मांग से आगे कदम बढ़ाया और अब आंदोलन बड़े बांधों की खुली मुखालफत जो थी उस पर करता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी तो छोटे पे ही चल रहा था, अब नहीं मानोगे तो बड़ा किया जाएगा। होता है ना कि जब हम एक दो बार कर रहे हैं, अब लगता है कि ये होगा नहीं, चलो और अच्छा करते हैं, वही वाला इनका हाल हुआ। और नर्मदा बचाओ जो आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ है। और परंतु यहाँ पे गुजरात वाले क्या कर रहे थे, गुजरात में तो नर्मदा का छोटा सा ही पार्ट था, ठीक है। तो उनका क्या था कि मतलब
ये भी इनका विरोध कर रहे थे, जो आंदोलन करता थे। परंतु अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही एक मतलब कि यहाँ पे ये स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक यहाँ पे जो आपका आंदोलन की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि क्या किया गया यहाँ पे कि इन्हें पुनर्वास की व्यवस्था की गई। ये सब जा रहे हैं बेचारे, क्यों? क्योंकि अब जब वहाँ पे आप डैम वगैरह बना रहे हो तो जगह चाहिए, जगह चाहिए तो इनको जाना पड़ेगा वहाँ से, और जब जाना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? बात तो इनकी यही थी ना कि हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? तो जब गवर्नमेंट ने ये मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और वो सरकार करेगी, तब ये आंदोलन कहीं ना कहीं बंद हुआ। यानी कि आप कह सकते हो कि एक तरफ से ये सफलता हुई, क्योंकि डैम बनना बंद नहीं हुआ, डैम है, बनाया गया है। आपको पता हो कि नर्मदा नदी में सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, वो गुजरात वाले पार्ट में है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पता होना चाहिए। और इसके बाद अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया ना कि इसकी सफलता के रूप में आप यही देखेंगे कि पुनर्वास की व्यवस्था उन्हें दे देते हैं। और परंतु क्या होता है कि सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर क्या हुआ, यहाँ पे तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। आलोचकों का क्या कहना था कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया, पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कौन कहते थे ऐसा? जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे कि ये लोग फालतू का मतलब टाइम खराब करके ना तो विकास होने दे रहे हैं, यहाँ का फायदा उन्हीं लोगों को होगा। तो लाइट बिजली मिलेगी तो किससे मिलेगी? उन्हीं को ही मिलेगी ना। तो ये ऐसा कह रहे थे कि मतलब, लेकिन उनकी भी गलती नहीं थी, जाते कहाँ वो, अड़ियल रवैया बनाते नहीं तो करते क्या? तो इसमें क्योंकि सरकार तो अपना काम कर लेती है, उनको तो वो मैटर होता नहीं कि ठीक है जाओ जहाँ जाना हो करो जो करना हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो किए, खैर अपने लिए तो सबको पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये कुछ आलोचक जो हैं वो इस तरीके का कह रहे हैं, शायद वो वहाँ पे ना रहे होंगे इसलिए ऐसा कह रहे थे। और इसके बाद इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी है, लेकिन साथ ही इसमें क्या हुआ कि उसे यह आदेश भी दिया गया है कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। यानी कि आपने कह दिया ठीक है पुनर्वास देंगे, देंगे मतलब क्या? दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का सीधा आर्डर था कि आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, लेकिन वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें अच्छी जगह पे, उचित जगह पे आप पहुँच जाओ पहले और काम अपना स्टार्ट कीजिए। अब क्या हुआ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है यहाँ पे कि 2 से भी ज़्यादा दशकों तक चला और आंदोलन ने अपनी मांग मुखर करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया। आंदोलन ने क्या किया कि अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी उठाई। भैया यहाँ पे ना ये कहाँ तक गए थे? अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी जा चुके थे। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए जो नेतृत्व के सार्वजनिक रवैये या रैलियों तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया गया। यहाँ पे मतलब कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था अपने लोकतंत्र में, जो जो भी किया जा सकता है वो सारी चीज़ ये लोग करते हैं। परंतु क्या हुआ, विपक्षी दलों सहित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन कोई खास जगह नहीं बना पाया और वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच जो निरंतर और यहाँ पे क्या होता गया कि बढ़ती दूरी का बयान करता है। और उल्लेखनीय है आपका कि 90 दशक में, यानी कि 90 के दशक के अंत तक पहुँचते पहुँचते नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था, इसने क्या किया कि कई अन्य स्थानीय समूहों और आंदोलन भी आ जुड़े थे इसी के साथ। और ये सभी जो आंदोलन थे ना, अपने अपने क्षेत्रों में विकास की बृहद परियोजनाओं का विरोध करते थे। देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, समझना चाहिए, बट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट आके ऐलान करते रही थी कि हम ऐसा करेंगे, जनता के लिए कुछ करती तो वो नहीं करते ऐसा सर। लेकिन इनकी भी गलती नहीं थी कि अब ये भी, क्योंकि विकास के लिए विरोध करना सही नहीं है कि जितने भी विकास हो रहे हैं तो विरोध किया जाए, लेकिन ये था कि विकास होगा तो ऑल ओवर उस स्टेट का तो हो ही जाएगा इस चीज़ से। लेकिन अब यहाँ पे बात ये थी कि वहाँ के जो रहने वाले हैं प्रॉपरली, उसके नियरेस्ट जो लोग हैं, दिक्कत उनको हो रही थी।
उनकी ज़मीन वगैरह हड़पी जाएगी, हवा में थोड़ी ना बनाया जाएगा। तो दिक्कत इन्हें हो रही थी, दिक्कत और लोगों को नहीं हो रही थी, और लोगों को फ़ायदा हो रहा था, विकास बड़े तबके पे होना जा रहा था, लेकिन फ़ायदा मतलब कि जो समस्या हो रही थी इनको हो रही थी, और इसीलिए ये यहाँ पे रोड़ा बना रहे थे कि ऐसा नहीं करेंगे। उनका भी ठीक था, वो भी यहीं पे रह रहे ना, उनके हक की भी बात यदि नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं स्टार्ट करते तो उनको कौन देने वाला था पनाह कहीं पे भी, इसलिए उन्होंने किया। और कहीं न कहीं इतना तो हुआ कि चलो उन्हें रहने की तो व्यवस्था सही तरीके से आप कहीं करवा पाओगे, और खाने पीने का तो अपना वो व्यवस्था बना ही लेंगे, ठीक है। अब आता है जन आंदोलन से सबक। इतने सारे आंदोलन तो हुए, अब इनसे हमें सीखने को क्या मिलता है जो पूरा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसको पढ़ने से पहले? प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इससे आपको सीखने को क्या मिला। जन आंदोलन जितने भी हुए, ठीक है, तो ओवरऑल जो आप यहाँ पे बताएंगे कि सीखने को, हर एक का आंसर अलग अलग होगा, और फटाफट बताइए कि आप लोग इसे क्या समझते। जैसे ताड़ी आंदोलन पढ़े हमने, किसान आंदोलन पढ़े, चिपको आंदोलन पढ़े, ये आपका जो आंदोलन जितने भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली इनसे सीखने को हमें मिला है। और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों से हमें एक बात, मतलब एक बात यदि आपका दिमाग जा रहा हो, हम कई मतलब यहाँ से साल भर हो रहे हैं वो उसको पढ़ते आ रहे हैं कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, वजह क्या है, ये सारी चीज़ करने का हक कैसे है। सो प्लीज़ आप लोग बताइए, यदि मैं ही बता दूँगी, अभी हिंट दे रही हूँ तो कहीं निकल ही ना जाए, इसलिए प्लीज़ आप लोग बताइए, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे तो आगे समझ ही जाएंगे कि इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि जो जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद देता है, और हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से जुड़े नहीं हो जाते, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी आंदोलन गैर दलीय, यानी कि कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं हुआ था, अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते हैं, उन्हें समस्या के तौर पर क्या होता है कि नहीं देखा जाना चाहिए। और इन आंदोलनों का जो उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना था, और इस रूप में इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए था। अब इसका सॉलिड आंसर ना आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे समझ में तो पहले ही आ जाना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि जो अभी मैंने पूछा कि इससे सबक क्या मिले। देखो यार, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हमारा हक है, और जब भी हमारे हक को छीना जाएगा ना, तो जो भी छीनेगा ना उसके मुंह से हम निवाला उसका छीन ही लाएंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है। क्यों? क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन है यही, जान है इस। हम आंदोलन नहीं करेंगे ना तो पता नहीं आज जो लोकतांत्रिक देश की बात करने कब तानाशाह में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे ये इसकी कमज़ोरी नहीं है हमारे लोकतंत्र की ना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो लीडर हम वहाँ चुन के भेज रहे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि बैठे हैं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, तो वो काम कैसे करेंगे उन्हें हम सिखाते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे हम सिखाते हैं, बस ऐसे ही सिखाते हैं कि महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन किया, उनको नहीं पता था कि अच्छा पहले तो महिलाओं को वोटिंग राइट भी नहीं था, आज महिलाएं इलेक्शन लड़ रही हैं, वहाँ पे उनको छूट मिली, आरक्षण मिला हुआ। क्यों? क्योंकि महिलाओं ने उन्हें बताया कि भाई साहब हम भी हैं, हमें मत छोड़ो, क्योंकि छोड़ोगे तो घाटे पे रहोगे। इसलिए वो जब उन्होंने हंगामा किया, हंगामा करने के बाद दैट मीन्स हंगामा इन द सेंस की आंदोलन किया उन्होंने, और जिस भी तरीके से वो कर पा रही थी, और उसके बाद उन्हें बात माननी पड़ी और उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ा। दलितों के लिए बात की गई, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ा, और जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसका उन्हें प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो। सबसे बड़ा सवाल है ना कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, सारे रीजन इसके पीछे की यही है, और ये इसकी जान है। ठीक है, यदि विपक्ष कमज़ोर हुआ, यदि देश की जनता, एक हमने पहले भी पढ़ा ना कि एक लोकतांत्रिक देश का जो अभी तक हमारा संविधान जीवंत 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 की बात कर रहे हैं, वो कैसे है, उसकी जान क्या है, तो उसकी जान जनता है। क्या है? जनता है। ठीक है, यदि जनता यहाँ की अवेयर नहीं होगी, जनता अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानेगी, तो हमारे लिए कोई भी आएगा कुछ भी करके चला जाएगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम वही फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने में मिनटों नहीं लगने वाला। लोग यहाँ बहुत अच्छे भी हैं, तो बहुत अच्छे वाले बुरे भी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया गया, राइटर ने भी बताया कि इसे हमें बुराई के रूप में नहीं बल्कि अच्छाई के रूप में देखना चाहिए, जितने भी ये आंदोलन हुए हैं।
अब इसके बाद क्या होता है कि सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे और समाज के गहरे तनावों और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से क्या किया, लोकतंत्र की रक्षा की और सक्रिय भागीदारी के नए रूपों से इसमें क्या हुआ कि नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ावा दिया। सीधा सा मैंने इसका पूरा स्टेटमेंट चाहे पढ़ लो, चाहे मैंने जो आंसर बता दिया कि इससे सीखने को क्या मिला कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक देश की यही एक जान है। सीधा सा मतलब है, सीखने को हमें यही मिला कि लोकतांत्रिक देश की जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे ये सब नहीं करेंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ पे जाएगी, चौथे आसमान में ही चढ़ जाने वाली है वो। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इन जो आंदोलनों के आलोचक अक्सर यह दलील देते हैं कि हड़ताल, धरना, रैली जैसी सामूहिक कार्रवाइयों से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। ऑब्वियस है पड़ता है, पढ़ने तो सरकार को अच्छा करना चाहिए ना, नहीं पड़ेगा। और इसके बाद उनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोज़मर्रा की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं और वह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी यानी कि मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं, या हम बात करें यहाँ पे कि सहारा क्यों लेते हैं। और इस अध्याय में हम लोगों ने ये पूरा सारे जितने भी जनता मतलब आंदोलन, जनता की जायज़ मांगों के नुमाइंदगा जो यानी कि यहाँ पे हमने देखा ना पूरी चीज़ें कि जनता की जो मांग होती थी ना वो कहाँ पे होती थी और बनकर उभरे। और यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने नागरिकों के लिए एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी भी हासिल की है। नागरिकों के लिए, नागरिकों को या तो बात करें नागरिकों के हक के लिए, नागरिकों को एक काफ़ी बड़े समूह में वो जोड़ते हैं। और हम बात करें तो यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलनों द्वारा लामबंद की जाने वाली जनता सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकारहीन वर्गों से संबंध रखती है। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोज़मर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त यहाँ पे क्या होता है आपका मौका नहीं मिलता था और इसी कारण ये समूह चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंद की रणनीति अपनाते थे। एक बात और यहाँ से सीखने को मिली कि उस टाइम पे इन्हें राजनीति में उतना अच्छा स्थान नहीं मिल रहा था और इसलिए ये मजबूरन आरक्षण वगैरह बाद में आया, ठीक है, मजबूरन ये अपने अपने संगठन बना के अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर होते थे। अब यहाँ पे जो आपकी बात आती है कि इसमें यदि देखोगे कि यह बात हाल की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती है और देखिए जो हम लोगों ने इसके अगले आने वाले चैप्टर में देखेंगे भी कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन मतलब कि जो भी सामाजिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ सकता है उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अभी आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अभी 2 चैप्टर और शेष है 8 और 9, तो उनमें ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक दल ना कहीं जो ध्यान देना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मुख्य धारा की जो मीडिया उन पर भी ध्यान नहीं देती, यानी कि मीडिया को भी ध्यान देना चाहिए वो भी नहीं देती। और ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही रास्ता बचता है और जन आंदोलन यहाँ काम करते हैं। वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं और राजनीतिक दल शामिल कर लोगे आप तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए ये अपना जितने भी अभी स्वयंसेवक संगठन ही हम लोगों ने पढ़ा है, क्यों, क्योंकि ये राजनीतिक दल से अलग थे। अलग क्यों थे, आप बचे देख रहे हो और आगे आने वाले टाइम पे आप देखो भी जितने चैप्टर आ रहे हैं ना आपके अभी 8 और 9 है, वहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से जितने भी लीडर आते हैं कैसे करते हैं। अभी 2-3 लीडर की कहानी हमने पढ़ ली है कि किस तरीके से वो कर रहे थे, आने वाले और हैं उनको भी देखेंगे कि वो किस तरीके से करेंगे, जनता की उन्हें कितनी फिक्र है, ठीक है। अब आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्यवाही नहीं होता और इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और सामान
यानी कि अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि आंदोलन का एक काम लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है, ताकि क्या हो, लोग यह समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वे क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न हैं, और ऐसे में क्या होता है आपका कि इन आंदोलनों ने लोकतंत्र को बाधा नहीं पहुंचाई बल्कि उसका विस्तार किया है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन, ना कि नेता का नेता के लिए नेता के द्वारा किया गया शासन है। सो इस डिफिनेशन को याद करते हुए आप हमेशा छोटी सी, मतलब एक छोटी सी बात से आप पूरा ये पैराग्राफ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि मेन मकसद क्या है। यहाँ पे जितने भी जन आंदोलन हो रहे हैं ना, एक चिपको आंदोलन हुआ, किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया तो लोगों में जागरूकता आई कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, एंड उन्होंने अपनी मांग पूरी करवा ली। तो लोगों को ये भी लगा कि यदि हम भी करेंगे तो पूरी करवा लेंगे अपनी मांग, एंड करवा लेते हैं। आज भी आंदोलन होते हैं, किसी की सरकार की हिम्मत नहीं, बखूबी उन्हें चाय नाश्ता भी देते हैं। अभी जो यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहे थे ना, उनके लिए भी व्यवस्थाएं कराई गई थी कि वो रात में ठंड में सिकुड़ जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनका अधिकार है और कोई नहीं छीन सकता है। सरकार की औकात नहीं कि वो आपके अधिकार छीन ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी उन्हें गलत लगेगा आंदोलन करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको लगे अरे भाई हम क्यों शामिल हो, हमारा क्या जाता है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। देखिए अधिकार ना, हाँ मतलब लड़ना सबको पड़ता है हक के लिए। तो आज एक कोई लड़ रहा ना, किसान आंदोलन चल रहा है, तो कुछ ही लोग कुछ ही एरिया के कर रहे हैं, लेकिन यदि उसमें कोई बदलाव हुआ ना तो सारे एरिया के मजे मारने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पंजाब हरियाणा वाले बस कर रहे हैं आंदोलन तो सिर्फ उन्हीं को बस मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में ये लॉन्च हुआ ना, जो किसान एक्ट आए हैं, मतलब जो फार्मर बिल लॉन्च किए गए, उनमें से अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसे मतलब बैन लगा दिया, ठीक है, कि कुछ नहीं होगा ऐसा। लेकिन जैसे ही अभी उसमें जांच बैठाई गई है, जैसे वो रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो अब इनमें क्या हुआ कि मान लीजिए कि उतने ही ज़्यादातर वहीं के थे, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले ही थे, तो क्या उन्होंने जो आंदोलन किया और एरिया के शामिल नहीं हुए, शामिल थे बट ज़्यादातर मैं बता रही हूँ कि वहीं के थे, ठीक है। तो क्या पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, वो लोगों को सबको मिलेगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी शामिल होना चाहिए। जब भी हमारे हक की बात आए ना, तो ये नहीं कि हम क्यों जाएं, यार जाइए, वरना यहाँ पे ना मांगे मांगे मिलता तो नहीं। वो एक कहावत यहाँ पे कहते हैं कि मांगे मांगे मिले ना और लोग मौन खाना चाहते हैं। यानी मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम खाने बैठे हैं तो मांग रहे हैं कि भैया एक रोटी ला के दे दो, चावल दो, दाल दो, सब्जी दो, तब तो मिल नहीं रहा है। घंटे भर में कोई सुन रहा घर वाला, ऊपर से हो गया कि हम मौन बैठ के खा रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब इशारे से कह रहे हैं। तो ऐसे में कौन सुनने वाला और कौन हमें देने वाला। फिर जितना थाली में रखा खा के उठ जाओ, फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको हक के लिए लड़ना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो कभी ये मत सोचा करिए ना कि अरे मतलब क्या हम काय को जाएं, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट ऐसे सबका होता है, सबके गोल्डन टाइम ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी हक की बात आए तो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और आप समझ चुके हैं क्यों जाना चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। फिर तानाशाह वाले में नहीं रहे, राजशाही में चल रहे हैं कि जी हजूर, जी हजूर, ऐसे वाले आप नहीं हैं। हुजूर आपकी हजूरी करें, आप नहीं करने वाले उनकी। और अब आता है किंतु यहाँ पे कुल मिलाकर आप देखोगे कि सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा है। इनका एक कारण तो ये है कि समकालीन सामाजिक आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबंद करते हैं, और इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। और इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज़ मांगों को ठुकराने का साहस कर पाती है, और लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है। जबकि क्या होता है कि जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती, और क्या होता है यहाँ पे कि राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जबकि उन आंदोलनों का जो नेतृत्व होता है इस वर्गीय हित के प्रश्न को कायदे से नहीं संभाल पाता है। और जान पड़ता है यहाँ पे आपका कि राजनीतिक दलों ने क्या किया यहाँ पे कि समाज के वंचित जो हाशिए पे खड़े लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें प्रॉपर उतने अधिकार नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, और अधिकारहीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है।
कौन? राजनीतिक दल। और ये कब आते हैं हमारे अधिकारों की बात करने? जब इन्हें वोट लेना होता, हर 5 साल बाद आते कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, मतलब इनके ऐसे वैसे में बड़ा लंबा वाला सर होता है, ठीक है। और उसके बाद से हमें देखने को भी नहीं मिलते कि ये तो छोटा सा वाला ऐसा कर दें, हाँ ऐसा ना करके ऐसा ही कर दें, तो वो भी नहीं मिलते ये लोग। और अब यहाँ पे क्या होता है कि पर जन आंदोलन का जो नेतृत्व है भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। और विगत जो आपके पिछले वर्षों में हमने देखा है कि राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी संबंध कमज़ोर होता गया। इससे राजनीति में एक शून्यपन का माहौल पनपा है और हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह एक बड़ा समस्या के रूप में उभरा है। ये कितना अच्छा लिखा गया है, शून्यपन का माहौल पनपा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका था कि ये आएंगे तो बात ये नहीं करेंगे। जहाँ पे अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन में सीधे से लोगों ने कहा कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा मत करो, या तो करो तो हमारे लिए कुछ करो। लेकिन अब ये क्या कहते हैं, ज़रा मैं राजनेताओं की बात बता रही हूँ, या जी राजनीति इनमें इन्वॉल्व होती तो क्या कहती कि यहाँ पे आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम ये चुटकियों में बनते ही आपको ये सारी समस्याओं से निजात दिलवा देंगे। ये मर आज रहे हैं, दवाई ये बात कर रहे हैं कि हम 4 साल बाद देंगे जब तुम्हारी तेरही बरखी सब हो जाएगी। तो ये जो राजनेता इन्वॉल्व होते तो यही कहते ना कि आप हमारा क्या करो। पहले भी हमने देख चुके हैं हम लोग कि राजनेता जब इन्वॉल्व होते थे तो कंडीशंस क्या हो रही थी कि वो अपने मतलब अपना फंडा बना रहे थे और निकल जा रहे थे। हम तो मुंह देखते रहे थे कब हमारे फ़ायदे की बात हो रही है और कुछ हो नहीं रहा था, और हम भी बिल्कुल खुश। और नेताजी ने ऐसे कहा ये वाली पार्टी तो कुछ कर नहीं रही है, और जैसे ही मतलब इस पार्टी को तो पक्का जिताएंगे क्योंकि ये हमारे लिए ऐसा करने वाले वैसा करने वाले, कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। वो बस यही कहती। और जो ये पुनर्वास वगैरह का मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि वो उसमें यही होता है ना कि आप फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे उन्हें वोट देते हैं, और क्योंकि उनका यही डायलॉग होता पक्का, मैं जहाँ तक ना आप लोग देखोगे ना यही कुछ ऐसा ही डायलॉग होता है। इसलिए आपका इतिहास गवाह है कि वो आके यही कहते हैं जनता से कि देखिए आप लोग परेशान मत हो जाइए, बिल्कुल सांत्वना देते इतने अच्छे तरीके से ना कि बिल्कुल आपके भाई बाप यही हैं सब कुछ, कि आप लोग परेशान मत होइए। हम क्या करेंगे कि इस बार आप हमें वोट दीजिए और हम आपके यहाँ का सारा बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करवा देंगे कि कोई परेशानी ज़िंदगी में आपको नहीं होगी। अरे ज़िंदगी में परेशान ही ना हो तो ज़िंदगी किस काम की। लेकिन इनके इतने लंबे वादे कि हम खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या सच में ऐसा हो जाएगा, और फिर क्या उसी तरीके से खींचे चले जाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, ओह वाह कितना मतलब कितने अच्छे हैं ये। और लोगों ने कुछ हद तक आदमी हम लोगों को कोई कब तक बेवकूफ़ बनाएगा, कुछ ही टाइम तक बना पाता है। अंग्रेज नहीं बना पाए, खैर 2 साल बना लिए बहुत है, 200 साल बना लिए, 200 नहीं तो यहाँ पे ये भी बनाएंगे तो कितना बनाएंगे। हमने कहा कि ठीक है बना रहे हो बना लो, बाद में पता चल गया कि इनका कुछ यही होने वाला पिटारा, इसलिए इनको शामिल नहीं करना। शामिल नहीं हुए तो भैया अभी किसका नाम लेके वोट मांगने आए आपको पास, किसका मतलब क्या लेके आए कि हमने ऐसा करवा दिया या हम ऐसा करवाएंगे आप हमें वोट दो, क्योंकि हम तो उनसे सहारा लेना ही छोड़ चुके थे। तो यही बताया गया इसमें कि उसमें सूखेपन का माहौल छा रहा था, सूनेपन का, कि इनके पास कोई मुद्दा बच नहीं रहा था। काहे के लिए? विकास करने के लिए नहीं, अपने वोट मांगने के लिए कि हम क्या आधार लेके जाएं, क्योंकि आधार तो वही होते हैं आप हमें ऐसा करो तो हम आपको करवा देंगे, हम आप हमें वोट जिताओगे तो हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, मतलब वो इतनी लंबी लिस्ट की आप खुद नहीं जानते हुए क्या करवा देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए ये वर्ड आया है, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा जितना भी आंदोलन है। देखिए ज़्यादा मत समझिए कौन सा आंदोलन हुआ, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, थोड़ा थोड़ा इसका मैटर रखिए, लेकिन इतना आपको समझना है कि एक लोकतांत्रिक देश में आंदोलन भी करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। आंदोलन का मतलब अपने अधिकार के लिए लड़ना, चाहे आप किसी भी तरीके से करें, रैली निकालें, अनशन दे के बैठे, धरना दे के बैठे, भूख हड़ताल करें, आपका मैटर है, आप जिस भी तरीके से करें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, बट आपको बताना पड़ेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।